गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और इसका आज क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले एक लेक्चर हो चुकी है, उसमें हम लोग देखे थे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है और किस तरीके से उसका प्रोसेस होता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी किस तरीके से करती है, कंपनी के डायरेक्टर्स मीटिंग करते हैं, उसके बाद उसका एक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम बनाते हैं और उसको फिर कैसे अप्रूवल लेते हैं, एनओसी कैसे लेते हैं BIFR से। उसके बाद कोर्ट में जाकर पिटिशन फाइल करना पड़ता है और फाइनली कोर्ट आपको अप्रूव करता है और तब जाके कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें देखे थे लास्ट क्लास में। पहले लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उससे देखें, क्योंकि उसी का लिंक है। अगर आप इसको डायरेक्ट देखेंगे इस क्वेश्चन को तो समझ में थोड़ा कम आएगा। तो अगर आपने उसके पहले नहीं देखा है तो इसको क्लोज कीजिए और पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए। इंट्रोडक्शन अगर आप देखते हैं तो फिर आपको कम्प्लीटली ये समझ में आ जाएगा आसानी से। तो हम पिछला क्लास का सीक्वेंस को ही लेकर चल रहे हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो ये देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 बनता है। और जैसा कि आपको बताए थे कि हर क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें पूछा जाएगा, एक जर्नल एंट्री और एक बैलेंस शीट, और कई बार एक रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी बनाने बोला जाता है। तो आगे के क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछा गया है। एक बार देखते हैं क्वेश्चन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ दिव्या लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2014। दिव्या लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया हुआ है और नीचे कुछ एडजस्टमेंट है। बैलेंस शीट के बाद नीचे एडजस्टमेंट पाइए। विथ अ व्यू टू reconstruct the company, it is proposed number 1 to reduce equity share by 9 each, number 2 10% preference share by ₹40 each, number 3 8% debenture by 10%, and fourth number है trade payable claims by 1/3 and machinery to ₹70,000 and inventories by 10,000। तो कई बार यहाँ पर ना लिखा हुआ 2 बाई, इन सबका क्या मतलब होता है समझाऊंगा। फिर बी नंबर में है टू प्रोवाइड 15,000 फॉर बैड डेप्ट्स। बैड डेप्ट के लिए 15,000 आपको प्रोविजन बनाना है। एंड नंबर सी टू राइट ऑफ ऑल द इंटेंजिबल एसेट्स। सारे इंटेंजिबल एसेट्स को आपको राइट ऑफ करना है। एंड डी नंबर है टू रेज द रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड टू 13% ऑफ द रेट ऑफ डिवेंचर to 13.5%, assuming that the aforesaid proposal are duly approved and sanctioned। जितना भी ये प्रपोजल है, स्कीम है, वो ये एज्यूम कर लेना है कि ये सब कुछ पास हो चुका है। जैसे आपको लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे कि अब हाई कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है, उससे अप्रूवल लेना पड़ता है। तो हम ये मान के ये क्वेश्चन बनाएंगे कि ये सारे कुछ जो भी स्कीम आपने बना रखा है वो सब अप्रूव हो चुका है। पास द जनरल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द एबव एंड शो द कंपनीज पोस्ट रिकंस्ट्रक्शन बैलेंस शीट। तो यहाँ दो चीज़ें करना है, एक तो जनरल एंट्री बनाना है और एक रिकंस्ट्रक्शन होने के बाद का बैलेंस शीट बनाना है। तो आइए देखते हैं कि ये जनरल एंट्री और बैलेंस शीट कैसे बनता है। एक एक करके सारे एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे और उसका एंट्री पास करते जाएंगे। ओके, तो आपको 1 बाय 1 एंट्री पास करते जाना है। और हमने इंट्रोडक्शन में पुरानी वाली बैलेंस शीट सिर्फ सिंपलिसिटी के लिए समझाया था, लेकिन जब आप कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हो तो कंपनी का बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से रहता है। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिंपली बहुत आसानी तरीके से बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जितना एसेट दिख रहा है ये सबका होता है डेबिट बैलेंस। जनरल एंट्री करने के लिए आपको कोई चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अब समझना है। एसेट का जितना एसेट है सबका डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको एंट्री करना है। कैसे करना है आइए देखते हैं। जो रिकंस्ट्रक्शन स्कीम बना उसमें क्या क्या हुआ। नंबर 1 में क्या बोलता है टू रेड्यूस। ए नंबर में लिखा हुआ टू रेड्यूस, और रेड्यूस के बाद यहाँ पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 तक है। तो 6 तक जितना आइटम है सब में रिड्यूस किया गया है। रिड्यूस मतलब कम किया गया। तो क्या कम करना है आइए समझते हैं। नंबर 1 इक्विटी शेयर बाय ₹9 ईच। इक्विटी शेयर का प्राइस जो है वो 9 रुपया कम करना है, 9 रुपीज़ कम करना है। तो आप यहाँ पर देखो इक्विटी शेयर कितना का है, जो शेयर कैपिटल है ना उसी का यहाँ पर नोट टू द अकाउंट में डिटेल दिया हुआ रहता है। तो बैलेंस शीट को पढ़ना थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये बैलेंस शीट है, शेयर कैपिटल उसी में आपका दिया हुआ है, इक्विटी शेयर उसी का डिटेल्स दिया है, मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। 20,000 इक्विटी शेयर है 10 ईच वाला। तो कंपनी के पास अभी 20,000 इक्विटी शेयर है कितना वाला, 10 रुपया वाला। तो इसको हमको क्या चेंज करना है, इस 10 रुपया वाला जो शेयर था ना उसको 9 रुपया कम कर देना। तो अगर आप 10 रुपया वाला शेयर को 9 रुपया कम कर दोगे तो कितना वाला हो जाएगा, 1 रुपया वाला। इसका मतलब ये हुआ कि जो नया बैलेंस शीट बनेगा उसमें 10 रुपया वाला शेयर की जगह में केवल 1 रुपया वाला ही शेयर रहेगा।
₹1 वाला शेयर रहेगा। मतलब ये जो शेयर है उसका दाम को चेंज करना है। ये रिकंस्ट्रक्शन स्कीम का पहला पॉइंट है। दोबारा पढ़िए, टू रिड्यूस इक्विटी शेयर बाय 9 ईच, प्रत्येक शेयर का दाम ₹9 कम कर देना है। 10 वाला था उसको ₹9 कम कर देंगे तो ₹1 वाला शेयर हो जाएगा। तो इसका एंट्री कैसे बनेगा उसको समझिए। ये जो शेयर है, शेयर लायबिलिटी साइड है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट आइटम को हटाने के लिए यहाँ बैलेंस शीट से ये वाला जो शेयर है ना ₹10 वाला, इसको क्या करना होगा, हटा देना होगा, इसको कैंसिल करना होगा। इसके बदले में जो भी शेयर दिखेगा बैलेंस शीट में नया वाला, उसमें ₹1 वाला दिखेगा। इसका मतलब देखिए, हमको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में एक नया बैलेंस शीट तैयार करना है। ये जो पुराना बैलेंस शीट है इसमें कुछ चेंजेस करना है और एक नया वाला बैलेंस शीट बनाना है। तो उसके लिए क्या क्या करना है वो क्वेश्चन में आपको बताएगा, उसी का आपको एंट्री करना है। तो फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने पिछले वाले लेक्चर नहीं देखा है तो ये चीज़ें समझने में दिक्कत होगी, तो आप उसको पहले देख कर आइए, फिर आपको पूरी बातें समझ में आएगी। तो आपको पहला एंट्री क्या करना है, इक्विटी शेयर का प्राइस जो है ₹9, उसको कम करके ₹1 वाला बनाना है। तो ये ₹10 वाला था ना, उसको आप यहाँ बैलेंस शीट से हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्रेडिट वाला आइटम को हटाने के लिए क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में बता रखी है। तो इक्विटी को कर दो डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल को कर दीजिए डेबिट, और इसकी प्राइस कितना थी, ₹10 वाला, उसको डेबिट कर दीजिए। इसकी प्राइस थी देखो यहाँ पर ₹2,00,000, ये रहा। ये बैलेंस शीट से हट जाएगी, इसलिए उसको डेबिट कीजिए, क्योंकि क्रेडिट आइटम है तो उसको हटा रहे हैं तो डेबिट। जैसे ₹5 प्लस है, इसको अगर आपको हटाना है तो 5 माइनस करेंगे, प्लस वाला चीज़ को हटाने के लिए माइनस, वैसे ही क्रेडिट वाला चीज़ को हटाने के लिए डेबिट। अब इसके जगह में जो नया इक्विटी आएगी उसकी प्राइस कितना होगी, ₹1 होगी, ऐसा क्वेश्चन बोल रहे हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल ये ₹1 वाली होगी, और अगर ₹1 वाली होगी तो कितना प्राइस होगा, देखो 20,000 शेयर था तो 20,000 शेयर है और ₹1 वाला शेयर, तो ₹20,000 हो जाएगा। अब आप जानते हो डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस दोनों सेम होता है, तो डेबिट में अगर 2,00,000 है तो क्रेडिट में भी 2,00,000 होना चाहिए। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 180 का डिफरेंस आ रहा है। तो उस 180 को लिखेंगे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ये लिख दो 1,80,000। ये पहला एंट्री खत्म। नरेशन में आपको क्या लिखना है, नरेशन में आप जो चीज़ हुआ उसको इंग्लिश में लिख दीजिए। आपने क्या किया, इक्विटी शेयर का प्राइस ₹10 से घटाकर ₹1 कर दिया, मतलब ₹9 कम कर दिया, तो उसी को लिखिए बीइंग इक्विटी शेयर वेयर रिड्यूस बाय ₹9 ईच, ₹9 कम कर दिए इक्विटी शेयर की प्राइस। और हर एक एंट्री के बाद ये वाला एक ठो लाइन मिला देंगे यहाँ तक, सिर्फ पर्टिकुलर वाले कॉलम में। यहाँ रुपीज का साइन वाइन दे दीजिए, फॉर्मेलिटी है, इसको लिखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी एंट्री, पहली एंट्री हो चुकी है। नो कम टू द सेकेंड एंट्री, टू रेड्यूस। आपको हर जो पॉइंट है ना उसको टू रेड्यूस करके पढ़ना है। जैसे ए पॉइंट है तो ये हर एक के लिए अप्लीकेबल होगा। तो पहला तो हो चुका है। दूसरा है 10% प्रेफरेंस शेयर बाय 40 ईच। जो 10% प्रेफरेंस शेयर था उसको ₹40 कम करना है। तो अब प्रेफरेंस शेयर देखिए बैलेंस शीट में, प्रेफरेंस शेयर है, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है ₹100 वाला। अब नया जो बैलेंस शीट होगा उसमें ₹100 वाला नहीं होगा, वो ₹40 कम हो जाएगा। तो ₹40 कम हो जाएगा तो कितना वाला होगा, 60 वाला। तो पुराना वाला को हटाने के लिए उसको डेबिट कीजिए, 10% नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसकी प्राइस कितना थी, ₹100, यहाँ पर लिख दो। अब इसको हटाए इसलिए डेबिट कर दिए। अब इसके जगह में क्या रहेगा, जो शेयर होगा उसका प्राइस अगर ₹40 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, ₹60 वाला। लिखोगे 10% नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, और इसकी प्राइस हो जाएगी ₹60, क्योंकि ₹40 यदि कम हो गया तो ₹60 नया प्राइस होगा। अच्छा, पहले वाला प्राइस कितना था, पहले प्राइस था जब ₹100 था तो 50,000, तो ये 50,000 डेबिट में आप लिखेंगे। क्रेडिट में कितना होगा, नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है क्या, नहीं, नंबर ऑफ शेयर आपको खुद निकालना होगा। देखिए बात समझिए, 50,000 शेयर है, यानी ₹50,000 का शेयर है, एक शेयर की कीमत ₹100 है। इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर कितना होगा, 500 शेयर होगा। ₹50,000 टोटल दाम है और एक शेयर का कीमत ₹100 है, तो नंबर ऑफ शेयर 500 होगा ना। तो 500 शेयर, और अब इसका प्राइस जो है वो ₹60 बचेगा, क्योंकि ₹40 घट गया है तो उसका दाम ₹60 होगा। तो इसकी प्राइस कितना होगी, 30,000। तो डिफरेंस अमाउंट के लिए क्या लिखेंगे, रिकंस्ट्रक्शन। डेबिट में 50 तो क्रेडिट में 50 होना चाहिए, तो इधर लिखेंगे डिफरेंस के लिए रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट ₹20,000। इसको भी नरेशन में लिख दो, बीइंग 10% नॉन कम्युलेटिव ये सब नाम होता है शेयर का, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर वेयर रिड्यूस बाय ₹40 ईच। ₹40 ईच आपका ₹40 ईच कम हो गया।
तो बच गया 60 रुपीज़। ये सेकेंड एंट्री डन। तो आपने देखा फर्स्ट इक्विटी का और प्रेफरेंस का प्राइस कम कर दिया, जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे करते जाना है। थर्ड नंबर देखिए 8% डिवेंचर बाय 10%। जो 8% वाला जो डिवेंचर है ना, 8% वाली जो डिवेंचर है, ये देखो इसका डिटेल में देखेंगे कहीं पर होगा। हाँ, 8% वाला डिवेंचर है, उसको 10% कम कर देना है। 10% मतलब इसका जो प्राइस है ना, जैसे डिवेंचर के प्राइस कितना है 1 लाख रुपया, तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा 10,000 रुपया। 10% हो जाएगा 10,000 रुपया। इसका मतलब जो 1 लाख का डिवेंचर दिख रहा है अभी बैलेंस शीट में, जब नया बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ 10,000 रुपये कम दिखेगा, मतलब 90,000 दिखेगा। तो इसके लिए क्या करोगे, पुराना वाला जो डिवेंचर है उसको हटा दीजिए। पुराना डिवेंचर को हटाने के लिए इसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है, तो डेबिट कीजिए। तो लिखोगे 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इसका दाम था 1 लाख रुपया, ये बैलेंस शीट से हट जाएगी और इसके जगह में नया वाला डिवेंचर आएगा। लेकिन उसके लिए एक बात और लिखा हुआ है कहीं पर, ये डी नंबर में देखिए, टू रेज द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज 13% और डिवेंचर का इंटरेस्ट है उसको 13.5% करना है। मतलब जो डिवेंचर का जो रेट है ना 8%, उसको परसेंटेज भी चेंज करना है। तो जब नया वाला डिवेंचर आएगा उसका रेट ऑफ डिवेंचर हो जाएगा 13.5%। मतलब बात समझिए, पहले डिवेंचर था आपका 8% डिवेंचर और 1 लाख रुपया का था, तो इसका मतलब होता है कि कंपनी 1 लाख रुपये पर 8% का इंटरेस्ट हर साल देती थी। लेकिन अब जब रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है तो इसका जो दाम है वो 90,000 रुपये किया जा रहा है, क्योंकि 10,000 रुपया कम करना पड़ रहा है। 10% कम कर रहे हैं, मतलब 90,000 रुपया नया डिवेंचर का प्राइस होगा। लेकिन साथ में एक कंपनी का और चेंज किया कि उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% ना, उसको हटा कर कितना कर दिया 13.5%। तो नया वाला जो डिवेंचर देखेगा उसमें 13.5% का डिवेंचर होगा, तो यहाँ पर लिखोगे 13.5% डिवेंचर। पुराने वाले को डेबिट कीजिए, नया को क्रेडिट कीजिए, और इसकी प्राइस कितना हो जाएगी 90,000। आपको बताया 90,000 क्यों होगा, क्योंकि इसकी प्राइस आप क्या कर रहे हो 10% कम कर रहे हो। 1 लाख का 10% होता है 10,000, तो अगर आप 10,000 कम कर रहे हो तो उसकी नया जो प्राइस होगी वो 90,000 हो। तो वो जो डिफरेंस आया 10,000 का, उसको क्या लिखते हैं रिकंस्ट्रक्शन। जो भी डिफरेंस आएगा उसको रिकंस्ट्रक्शन लिख देना है आपको, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 10,000 रुपीज। अच्छा, यहाँ पर इसके पहले वाला में थोड़ा चेंज कर दीजिए। प्रेफरेंस शेयर जो था ना उसका भी डिविडेंड है वो चेंज होगा। प्रेफरेंस डिविडेंड 13% हो जाएगा, पहले था देखिए 10% था, अब उसके जगह में कितना हो जाएगा 13%। तो उसको भी ज़रा चेंज कर दीजिए, यहाँ पर लिख देंगे 13% डिवेंचर, 13% नॉन कम्युनिटिव प्रेफरेंस शेयर, सॉरी शेयर का भी जो रेट था प्रेफरेंस शेयर का वो 10 के बजाय 13 हो जाएगा और डिवेंचर का 8 की जगह में 13.5% हो जाएगा। तो ये सब स्कीम में दिया हुआ है, जितना भी रिकंस्ट्रक्शन स्कीम बना है उसमें क्या क्या दिया हुआ है उसका आपको एंट्री करते जाना है। बीइंग, इसको क्या लिखेंगे 8% डिवेंचर वेयर रिड्यूस बाय 10%। बीइंग 8% डिवेंचर वेयर reduced by 10%, rate of interest is also changes। तो आप अपने से लिखिए, आपने जो भी किया एंट्री उसकी इंग्लिश में आपको शॉर्ट समरी लिखनी होती है। तो नरेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो बुक में जो लिखा हुआ है ना आंसर, मतलब क्वेश्चन में सेम चीज़ उतार दो तब भी चलेगा, लेकिन लिखना जरूरी है। अगर आप ब्लैंक छोड़ते हो तो मार्क्स कटते हैं, तो आप नरेशन जरूर से लिखें। तो आपने देखो 3 एंट्री कर लिया, इक्विटी शेयर रिड्यूस किए, प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस किए और डिवेंचर भी रिड्यूस किए। एक एक लाइन को बड़ा ही बारीकी से ध्यान से पढ़ना है। अब नंबर 4, ट्रेड पेबल क्लेम बाय 1/3, इसको ऐसे पढ़ो, टू रिड्यूस ट्रेड पेबल क्लेम बाय 1/3। मतलब जो ट्रेड पेबल था ना उसको जितना देना था, देखिए ट्रेड पेबल आप एक बार देख लो कितना है, यहाँ पर देखेंगे ट्रेड पेबल बैलेंस शीट में देखिए लायबिलिटी साइड ट्रेड पेबल है 3,30,000। मतलब जो ट्रेड पेबल लोग को देना था, ट्रेड पेबल को पेमेंट करना था 3,30,000, उसको रिड्यूस करना कितना है 1/3। तो 3,30,000 का 1/3 कितना होता है, 1/3 निकालो 1,10,000। तो 3,30,000 जो अमाउंट है उसको हटा देना है और इसकी जगह में 1,10,000 रुपीज़ रिड्यूस कर देना है। तो अगर 1,10,000 रिड्यूस करेंगे तो 2,20,000 बचेगा। इसका मतलब है कि जो नया आपका ट्रेड पेबल आएगा नया बैलेंस शीट, उसमें ट्रेड पेबल 3,30,000 के बदले में दिखेगा 2,20,000, क्योंकि 1/3 अगर आप कम कर रहे हो, 1/3 मतलब होता है 1,10,000 रुपये। 3,30,000 का 1/3 अगर आप निकालते हो ना तो कितना होता है 1,10,000 रुपया। तो 1,00,000 अगर 10,000 रुपये तुम कम कर दोगे तो कितना बचेगा 2,20,000। इसका मतलब नया बैलेंस शीट में क्या बनेगा आपका ट्रेड पेबल 2,20,000 का। तो पुराना वाला हटा दीजिए, हटाने के लिए क्रेडिट बैलेंस से हटाने के लिए करना होगा डेबिट। तो लिखोगे ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू
ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट 3,30,000 और 2 इसकी जगह में आपको लिख देना है ट्रेड पेबल कितना लिख देंगे, ट्रेड पेबल लिखेंगे 2,20,000 और जो डिफरेंस है वो कितना दिखेगा, डिफरेंस दिखेगा आपका 1,10,000 और उसको लिखेंगे आप लोग रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट और ये हो जाएगा 1,10,000 रुपये। नरेशन लिखेंगे बीइंग ट्रेड पेबल वेयर रेड्यूस बाय 1/3, ट्रेड पेबल वेयर रेड्यूस बाय 1/3। तो ये हो गया आपका चौथी एंट्री। सब में रिड्यूस कर रहे हैं जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे। तो 1 2 3 4 पॉइंट हो गया। 5 नंबर मशीनरी 270,000। देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 कई बार ना लिखा होता है बाय, यहाँ भी लिखा हुआ बाय और यहाँ पर 2। ये बाय और 2 का मतलब क्या होता है उसको समझिए। बाय और 2 का मतलब क्या होता है उसको थोड़ा समझिएगा। मान लो किसी एसेट की प्राइस है से मशीन की ही प्राइस है, मशीन की प्राइस है मान लो 100 रुपये या 1000 रुपये, मशीन की प्राइस है 1000 रुपया। यहाँ लिखा हुआ है मान लो रेड्यूस टू ₹600 और एक लिखा हुआ रहेगा रेड्यूस बाय ₹600। इसका क्या मतलब होता है उसको समझिए। एक टू लिखा हुआ और एक बाय, रेड्यूस बाय। टू और बाय को बड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि कन्फ्यूजन होता है तो जिसकी वजह से अमाउंट आपका चेंज हो जाएगा। अगर कोई मशीन 1000 रुपया की है और लिखा हुआ है रेड्यूस टू ₹6 तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, न्यू प्राइस। अगर रेड्यूस टू 600 लिखा हुआ है इसका मतलब घटकर 600 रुपया हुआ तो नया प्राइस हो जाएगा 600 रुपया। और अगर लिखा हुआ है रेड्यूस बाय 600 इसका मतलब 600 रुपया घटा, तो अगर 1000 में 600 रुपया घटा तो कितना नया प्राइस हो जाएगा 400। इस चीज़ को दोबारा समझिएगा। अगर एक मशीन की प्राइस मान लो 1000 रुपया है और उसमें लिखा हुआ है रेड्यूस टू 600 इसका मतलब ये जो प्राइस है ना 1000 रुपया वो घटकर 600 रुपया हो गई। और अगर रेड्यूस बाय 600 लिखा हुआ है इसका मतलब 600 रुपया कम हुआ, तो अगर 1000 रुपया था 600 कम हुआ तो 400 हुआ, तो नया प्राइस इस तरीके से होगा। तो आप भी जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो ध्यान देना कि वो रेड्यूस टू लिखा हुआ है या फिर रेड्यूस बाय या इंक्रीज टू इंक्रीज बाय। टू और बाय को ध्यान दीजिएगा। टू रहेगा मतलब हुआ कि वो चेंज होकर इतना हुआ और अगर बाय लिखा हुआ है इसका मतलब कितना चेंज हुआ एग्जैक्टली वो दिया हुआ रहता है। तो अब इस पर लाइन को समझिएगा क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखो मशीनरी, देखो ऐसे पढ़ोगे टू रेड्यूस मशीनरी टू 70,000, 2 लिखा हुआ है इसका मतलब मशीनरी घटकर कितना हो जाएगा 70,000 रुपया। तो पहले चेक करो मशीनरी कितने का था। मशीनरी ये देखिए ये नोट टू द अकाउंट में दिखेगा, ये भी बैलेंस शीट का ही पार्ट होता है, उसका एक्सप्लेनेशन होता है। तो मशीनरी आप देख पा रहे हैं 1 लाख कितना है 30,000 रुपया, 1,30,000 रुपये मशीनरी है, ये घटकर कितना हो जाएगा 70,000 रुपया हो जाएगा। तो अब जब बैलेंस शीट बनेगा उसमें आपका ये मशीनरी 1,30 नहीं दिखाया जाएगा, उसमें दिखाया जाएगा 70,000 रुपये। तो कितना रिड्यूस हो गया 60,000 रिड्यूस हो गया। तो देखिए लायबिलिटी साइड जो भी है ना जैसे शेयर कैपिटल, डिबेंचर, ट्रेड पेबल उसको एंट्री करने का ये तरीका था, लेकिन एसेट साइड वाला को आप ऐसे नहीं करोगे, उसका तरीका थोड़ा अलग होगा। इसमें कितना चेंज हुआ ना बस उसको लिख दो। फिर से दोबारा से रिपीट, आप लायबिलिटी साइड जो भी चेंजेज हुआ मतलब किसी को अगर हमको हटाना था या कम करना था तो आपने जो तरीका देखा पुराना वाला को डेबिट कर रहे थे, फिर नया वाला को क्रेडिट और डिफरेंस अमाउंट को रिकंस्ट्रक्शन लिख रहे थे। लेकिन एसेट में अगर ऐसा चेंजेज होता है ना तो इसको थोड़ा अलग तरीके से कीजिएगा। इसको कैसे करेंगे बता रहा हूँ। एसेट में जितना चेंज हुआ बस उसको लिखना है, उसका नेट इफेक्ट को लिखना है। जैसे मशीनरी का प्राइस 3 लाख के बजाय कितना बचेगा घटकर 70,000, तो कितना कम हुआ 60,000 रुपये कम हो रहा है, तो केवल 60,000 का इफेक्ट को दिखाएंगे। तो अगर हमको मशीनरी का कौन सा बैलेंस होता है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, उसको आपको 60,000 रुपये कम करना है, मशीन को 60,000 कम करना है। तो डेबिट आइटम को अगर आपको कम करना हो तो क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो आप यहाँ पर टू मशीनरी लिख दीजिए, मशीनरी 60,000 रुपये। कितना कम हो रहा है या कितना बढ़ रहा है बस उसका इफेक्ट को दिखाना है और कुछ नहीं दिखाना। और डेबिट में क्या लिख देंगे, रिकंस्ट्रक्शन लिख दीजिए, रिकंस्ट्रक्शन। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि लायबिलिटी साइड जैसे करते थे ना, पुराना वाला को डेबिट करते थे, नया वाला को क्रेडिट करते थे, वैसे नहीं करेंगे। यहाँ पर जितना नेट इफेक्ट हो रहा है, जितना नेट चेंज हो रहा है या उसको बस दिखाना है। जैसे मशीनरी 70,000 रुपये बचेगा तो ऐसा नहीं करना है कि मशीनरी को हटाने के लिए पहले क्रेडिट किए 1,30,000 फिर डेबिट किए 70 फिर डिफरेंस अमाउंट को लिखेंगे तो भी वही आएगा, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है प्रेजेंटेशन का। तो इसीलिए आप केवल जितना चेंज हुआ उसको लिखिएगा। जैसे मशीन में 70 बच रहा है तो 60 का चेंजेस हुआ तो 60,000 रुपये आपको कम करना है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया। डेबिट आइटम है, इसको कम करने के लिए क्रेडिट किया, बस इतना ही दिखाना है। तो आपको नरेशन में लिख देना है बीइंग मशीनरी वेयर
रिड्यूस टू ₹70,000। केवल रिड्यूस भी लिखोगे तो चलेगा। घटाकर उसको कितना कर दिया गया, 70,000 रुपया। जो लाइन लिखा है उसी को लिखिए। ठीक है, ये हो गया। अब आगे मशीनरी भी हो गया। अब आगे है टू रिड्यूस इन्वेंट्री बाय 10,000। यहाँ बाय लिखा हुआ है, बस इन्वेंट्री का दाम 10,000 रुपया कम हुआ। तो इन्वेंट्री कितने का था, यहाँ पर चेक करिए, कहीं पर होगा, ये देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है। इन्वेंट्री कितना का था, 80,000। वो 10,000 रुपये कम होगा, तो अब नया बैलेंस शीट बनेगा, उसमें 80 की बजाय दिखेगा 70,000 रुपया। तो आपको 70,000 दिखाना है। तो कितना घटा, 10,000 रुपये। तो अगर आप एसेट को कम कर रहे हो, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, उसको कम कर रहे हो तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पर लिख दो इन्वेंट्री 10,000, इन्वेंट्री अकाउंट कर देंगे 10,000 रुपीज़। बस इसका नेट अमाउंट को दिखाना है और डेबिट में कर देंगे रिकंस्ट्रक्शन। फिर से बोल रहा हूँ, एसेट का जब आप एंट्री करेंगे तो उसको में नेट चेंज कितना हुआ, कितना बढ़ा या कितना घटा, बस उसको दिखाना है। अगर एसेट को कम कर रहे हैं तो क्रेडिट करो, बढ़ा रहे तो फिर से डेबिट कर दो, और कुछ नहीं करना है। नरेशन लिखेंगे बीइंग इन्वेंट्री वेयर रिड्यूस, बीइंग इन्वेंट्री वेयर रिड्यूस। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन में केवल एसेट का दाम कम होगा, एसेट का दाम बढ़ भी सकता है। तो जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से बनाएंगे। ओके, ये हो गया। तो पहला पॉइंट खत्म। पहला पॉइंट आपका पूरा खत्म हो गया कि आपने क्या क्या चीज़ को रिड्यूस किया, सारी चीज़ हो गया। पहला पॉइंट में 6 पॉइंट था। अब पॉइंट नंबर बी, टू प्रोवाइड 15,000 फॉर बैड डेप्ट। बैड डेप्ट होता है जो ट्रेड रिसीवेबल है ना, ट्रेड रिसीवेबल या इसी को डेटर बोलते हैं। तो डेटर का निकलता है या डेटर से कम होता है, तो आपको क्या करना है, ट्रेड रिसीवेबल, इसी को डेटर भी बोला जाता है। डेटर में आपको प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट बनाना है 15%। इसका मतलब समझिए, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है हमें अपने कस्टमर से, ग्राहक से 15,000 रुपया लेने थे, उसमें से 15,000 रुपया मिलने का चांस नहीं है, वो पैसा डूब जाएगा। 15,000 रुपये आपका कई कस्टमर होता है ना जो पैसे नहीं देता है, लेके भाग जाता है, उसको बोलते हैं बैड डेप्ट होना। तो 55,000 में 15,000 रुपये आपका बैड डेप्ट हो जाएगा। तो बाकी कितना बचा, बाकी जो नया बैलेंस शीट दिखेगा उसमें अब ट्रेड रिसीवेबल कितना हो जाएगा, 55 में से 15 घटा दीजिए, 40,000 रुपये बचेगा। तो नया बैलेंस शीट में 40,000 बचेगा। तो कितना बैड डेप्ट हुआ, 15,000 बैड डेप्ट हुआ, मतलब आपका जो ट्रेड रिसीवेबल है या डेटर है वो कम हो गया। तो एसेट को कम करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। उसके लिए बैड डेट वर्ड यूज कर सकते हो या फिर ट्रेड रिसीवेबल भी लिख सकते हो। हम बैड डेट लिख दे रहे हैं, बैड डेप्ट या प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट भी लिख सकते हो। तो ये लिख दीजिए अब 15,000, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल में 15,000 बैड डेप्ट हो रहे हैं। तो हमने 15,000 लिखा, तो डेबिट में आप क्या लिखेंगे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 15,000 बीइंग प्रोविजन वेयर मेड फॉर बैड डेप्ट। नरेशन में कुछ भी बना के लिख सकते हो, ट्रेड रिसीवेबल वेयर रिड्यूस भी लिख सकते थे। तो जितना कम हुआ या जितना बढ़ा बस उस नेट इफेक्ट को दिखाएंगे, पूरी नहीं दिखाएंगे। ये हो गया। उसके बाद आगे लिखता है सी नंबर में, ए बी हो गया। सी, राइट ऑफ ऑल द इंटेंजिबल एसेट। राइट ऑफ करना मतलब एलिमिनेट कर देना, कम्प्लीटली उसको खत्म कर देना। जितना भी इंटेंजिबल एसेट है उसको खत्म कीजिए। तो बैलेंस शीट में चेक करो इंटेंजिबल एसेट कहाँ पर है, आप देख पा रहे हो इंटेंजिबल एसेट सबसे नीचे है, ये देखिए ये वाला इंटेंजिबल एसेट 40,000 है। इसको क्या कर देना है, राइट ऑफ कर देना, मतलब बैलेंस शीट में अब ये फर्दर नहीं दिखेगा। तो आप जैसे जैसे पढ़ रहे हैं ना उसको ध्यान देते जाइएगा, जब बैलेंस शीट बनाएंगे उस समय ये सब याद रखना होगा। तो इंटेंजिबल एसेट को आपको हटाना है, यानी कि पेटेंट को ख़त्म कर देना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये एसेट है डेबिट बैलेंस, तो इसको हटाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। टू पेटेंट 40,000 था, डेबिट में क्या लिखेंगे, रिकंस्ट्रक्शन। अपोजिट टर्म्स में अब रिकंस्ट्रक्शन लिख दीजिए, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट 40,000 रुपीज बीइंग पेटेंट्स वेयर रिटर्न ऑफ। पेटेंट्स को क्या कर देना है, राइट ऑफ कर देना है, मतलब ख़त्म कर देना है। ये हो गया। अब और कुछ रह गया क्या, नहीं। तो देखिए पॉइंट ए बी सी डी सब कुछ हो गया, सभी कुछ का एंट्री हो चुका है। लेकिन सब एंट्री करने के बाद एक बार आपको चेक करना है कि कोई भी फिक्टिशियस एसेट है क्या इस बैलेंस शीट में। अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है तो उसे 100% राइट ऑफ करना होता है। तो कौन कौन सा फिक्टिशियस एसेट है जिसे चेक करना है उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फिक्टिशियस एसेट्स। देखिए इसके लिए रूल क्या है ना कि आप पूरा एंट्री कर लेना और ये फिक्टिशियस एसेट को चेक कर लेना, क्या बैलेंस शीट में ऐसा कोई भी एसेट है जो फिक्टिशियस इन नेचर है। तो उसको क्या करना होगा, आपको 100% राइट ऑफ। क्वेश्चन में बोले तो भी, नहीं बोले तो भी। तो कई बार क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता इन सब के बारे में, तो आपको क्या करना है, 100% राइट ऑफ कर देना है। और इसके अंदर क्या क्या आता है, नंबर 1 डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट
ऑफ पीएल। मैक्सिमम क्वेश्चन में ये आपको मिलेगा। तो ये अगर डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है तो उसको 100% राइट ऑफ करना है। क्वेश्चन में बोलेगा तो भी, नहीं बोलेगा तो भी। कई बार क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है तो भी आपको अपने से करना है। उसके बाद गुडविल, अंडर राइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन शेयर डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन शेयर्स और डिवेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, ये सब कुछ ना फिक्टिशियस एसेट है। तो क्वेश्चन अगर इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा तो भी आपको 100% राइट ऑफ कर देना है इसको। 100% मतलब पूरा एलिमिनेट कर देना है। कई बार इसके बारे में लिखा हुआ रहता है बट कई बार कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है। अगर नहीं भी रहेगा तो भी आपको 100% एलिमिनेट कर देना है। तो देखिए कैसे होगा। तो क्वेश्चन में इनमें से कोई भी आइटम है क्या, चेक कर लीजिए एक बार। ये देखो कहीं पर बड़ी ध्यान से एक एक करके सारे टर्म्स को देखना है। इसमें अगर नहीं भी पता चलेगा तो आप ये इसमें भी चेक कर सकते हो। ये देखो ये डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मिला। तो ये डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1,95,000 दिख रहा है। इसको क्या करना होगा, बैलेंस शीट से हटा देना होगा। ये क्वेश्चन में बोलना नहीं है कहीं भी एडजस्टमेंट में, कई बार बोलता है बट यहाँ अगर नहीं भी बोला है तो भी। तो इनमें से और भी कोई आइटम है क्या, चेक करिए एक बार। गुडविल, अंडर राइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू शेयर डिवेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, क्या ये सब आइटम है? तो कहीं भी और नहीं है। एक एक करके पूरा एक बार बैलेंस शीट चेक कर लीजिएगा। तो फिलहाल आपको डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करना होगा, हटाना होगा। पूरा बैलेंस शीट से इसको खत्म करना होगा। तो अगर बैलेंस शीट से खत्म कर रहे हैं, डेबिट बैलेंस है तो उसको खत्म करने के लिए क्या करना होगा, क्रेडिट। तो इसे कर दीजिए क्रेडिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल को क्रेडिट किए 1,95,000 रुपीज। देख लीजिए यहाँ पर 1,95,000 और डिफरेंस अमाउंट के लिए क्या लिखेंगे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट 1,95,000 रुपीज। नरेशन में क्या लिखोगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल वेयर रिटर्न ऑफ, बीइंग स्टेटमेंट ऑफ पीएल, डेबिट बैलेंस लिखा इसका मतलब लॉस है, वेयर रिटर्न ऑफ, ऐसे आपको लिख देना है, खत्म। तो ये कंप्लीट हुआ आपका जर्नल एंट्री। तो ऐसे आपको करना है जर्नल एंट्री और उसके बाद एक बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, ये जो बैलेंस शीट लिखा हुआ है ना, सेम टू सेम इसको उतार देना है, सेम टू सेम उतार देना है। बस जो जो चेंजेस हुआ है उसको चेंज करके। तो ये देखते हैं कैसे बनेगा बैलेंस शीट। आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हमने बैलेंस शीट दोबारा से लिखा है, इसी को देख के उतारना है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे ना तो क्वेश्चन में कई बार केवल ये बैलेंस शीट दिया हुआ रहता है तो केवल आप बैलेंस शीट बनाइएगा। अगर नोट्स टू द अकाउंट लिखा बना हुआ है पहले से तो भी आप नोट टू द अकाउंट भी बनाइएगा। तो जो क्वेश्चन में जिस पैटर्न में रहेगा उसी पैटर्न में बनाना है। और ये जो इसका जो प्रेजेंटेशन है सेम टू सेम, जैसे लिखा हुआ ना इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, ये तो जैसा लिखा हुआ सेम टू सेम उतारिए, बस अमाउंट चेंज कीजिए। रिकंस्ट्रक्शन स्कीम में क्या क्या चेंजेस हुआ है उसको लिखेंगे। जैसे देखो अपने से कोई खास चीज़ें नहीं करना होता है। बताता हूँ कैसे बनेगा बैलेंस शीट। जब भी बनाएंगे तो एक चीज़ थोड़ा चेंज करना पड़ता है। जैसे हम देखो लिखोगे पर्टिकुलर्स, यहाँ नोट नंबर, फिर अमाउंट। देखिए बैलेंस शीट कितना आसान है, मतलब इसमें जो है सेम टू सेम उतारते जाना है, जो चेंज हुआ है उसको लिखना है। यहाँ बैलेंस शीट का नाम है बैलेंस शीट ऑफ दिव्या लिमिटेड, ये आप लिखेंगे। और एक चीज़ इसमें ऐड कर दिया जाता है एंड, ये एंड वाला साइन देना, रिड्यूस। तो जब भी आप बैलेंस शीट बनाएंगे रिकंस्ट्रक्शन का तो ये एंड रिड्यूस वर्ड जोड़ देना कंपनी का नाम के साथ। ऐसा ये हाई कोर्ट का ऑर्डर होता है कि आप जब भी अपना कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन कराते हैं तो नया जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो एंड रिड्यूस वर्ड उसमें जोड़ दीजिए। इससे जो ऑडियंस है या लोग हैं उनको पता चलेगा कि इस कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो चुका है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से पहले उन लोगों को पता होना चाहिए कि कंपनी का एक बार डूबते डूबते बच चुका है। आप जब भी पैसे इसमें लगा रहे हो तो भाई संभल के लगाओ। तो अब देखिए यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन वैसे लिखो। नंबर 1 में क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी ऐसे लिख दीजिए। इक्विटी एंड लायबिलिटी के बाद नीचे नंबर 1 में क्या है, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड जैसा है वैसे लिखिए। उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक है शेयर कैपिटल और एक है शेयर कैपिटल और एक रिजर्व एंड सरप्लस। तो जो प्रेजेंटेशन है वही दीजिए अब, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। आपको बैलेंस शीट याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा बैलेंस शीट यहाँ पर दिया हुआ है सेम उतारिए यहाँ पर, बस इसका अमाउंट में कैसे चेंज हो रहा है उसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नोट टू द अकाउंट में। नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट, अच्छा ये जो आपका नोट नंबर है ना उसमें शेयर कैपिटल का लिख दीजिए 1 और रिजर्व एंड सरप्लस का 2। इसका मतलब होता है ये एक तरीके का वर्किंग नोट को इंडिकेट कर रहा है कि शेयर कैपिटल का जो डिटेल है ना वो नोट नंबर 1 में देख लीजिए भाई, ऐसा इसका ये मतलब हुआ। नोट नंबर 1 है ये, नोट नंबर 1 में देखो शेयर कैपिटल क्या है, शेयर कैपिटल। अच्छा शेयर कैपिटल में भी ना दो तरह का शेयर कैपिटल है ना अपने पास, क्या क्या, प्रेफरेंस इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर है।
तो नोट टू द अकाउंट में दिखाएंगे उसको। क्या है देखो 20,000। अब याद करिए जब हम लोग जनरल एंट्री कर रहे थे उसमें क्या क्या चेंज किए थे उसी को लिखना है। 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच था, इसको 9 रुपया हम कम कर दिए थे। तो नया वाला जो बैलेंस शीट है उसमें कितना वाला रहेगा, ये 10 की जगह में 1 रुपया वाला, क्योंकि 9 रुपया कम हो चुका था, ये देखो वही लिखा हुआ है। तो अब 1 रुपया वाला दिखेगा। तो यहाँ पर लिखना होगा 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹1 ईच। तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा 20,000, ये हो गया। उसके बाद दूसरा है आपका 10% नॉन कम्युनिटिव प्रेफरेंस शेयर। तो इसमें भी 10% की जगह में इसका रेट ऑफ जो डिविडेंड है वो चेंज हो गया था 13%। तब लिखोगे 13% नॉन कम्युलेटिव, जो भी नया आ रहा है उसको लिखना है। 10% नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹। देखिए इसका दाम है ना 40 रुपये कम हो गया था, तो अब नया जो दाम होगा वो कितना होगा 60 रुपये वाला। 40 रुपये यदि कम हो गया तो 60 रुपये होगा। तो 60 रुपये वाला शेयर होगा तो कितना होगा। अच्छा आपको बताए थे कि 50,000 शेयर है और 100 रुपये वाला था, इसका मतलब 500 शेयर था। तो 500 शेयर का 60 रुपये के हिसाब से 500 शेयर इंटू 60, इसकी प्राइस हो जाएगी 30,000 रुपया। और दूसरा नंबर पॉइंट, तो शेयर वाला हो गया। दूसरा नंबर नोट, तो अब देखिए यहाँ पर लिखा है ना नोट नंबर 2 में रिजर्व एंड सरप्लस, तो हेडिंग दीजिए यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस। ये नोट नंबर का मतलब ये होता है, ये एक तरीके का ना वर्किंग नोट होता है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में देखो क्या डिटेल्स दिया हुआ है अपने पास। रिजर्व एंड सरप्लस में था डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो क्या ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल अभी भी है क्या, नहीं, ये तो क्या हो गया, ये एलिमिनेट कर दिए, इसको राइट ऑफ कर दिए। तो इसका मतलब अब हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में कोई भी पीएल आइटम नहीं दिखेगा। तो इसमें आपको कर देना है डैश ऐसे, ठीक है। तो ये 2 आइटम हो गया, ये वाला आइटम हो गया हमारा। तो आप यहाँ पर अमाउंट लिख दो वर्किंग नोट से। वर्किंग नोट को ही नोट टू द अकाउंट बोलते हैं। अच्छा आप इसको टोटल कर सकते हैं। शेयर वाले का टोटल हो गया 20 और 30 50। रिजर्व एंड सरप्लस में तो कुछ है नहीं तो इसको डैश रहने दीजिए। तो अब शेयर कैपिटल में यहाँ पर लिख दो 50,000। ये 50 कैसे आया, नोट नंबर 1 में दिया हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ नहीं है तो डैश दे देना है। फिर अब आते हैं पॉइंट नंबर 2, इसमें नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी बड़ी ही ध्यान से आपको समझना है। नॉन करेंट लायबिलिटी में आप देख पा रहे हो क्या है। अच्छा नोट नंबर 3 है, तो अभी नोट नंबर 3 दे दीजिए इसमें और लिख दो नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या है वर्किंग नोट में देखिए तो ये देखिए नॉन करेंट लायबिलिटी में है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, मतलब 8% डिवेंचर है। तो अब भी यहाँ पर लिख दो नोट में 8% डिवेंचर। अच्छा 8% डिवेंचर है, उसका रेट चेंज हो गया था। डिवेंचर का जो रेट है इंटरेस्ट वो 13% हो गया था। तो अब बैलेंस शीट में 8% की जगह में कितना दिखेगा 13%। 13% डिवेंचर दिखाना होगा। और इसकी जो प्राइस है वो 90,000 के बजाय इसका क्या कम हो गया था, देखो 10% कम हो गया था, शायद कहीं लिखा हुआ था डिवेंचर वे रिड्यूस बाय 10%। 1 लाख वाला चीज़ को हम लोग 10,000 कम कर दिए थे। तो यहाँ पर अब नया बैलेंस शीट में जो डिवेंचर है वो दिखेगा सिर्फ 90,000, क्योंकि 10,000 कम हो गया था। यहाँ पर लिख दो 90,000 रुपीज़। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 90,000 रुपीज़ नॉन करेंट लायबिलिटीज। इसको नोट नंबर 3 दे दीजिए। अब करेंट लायबिलिटी पर आते हैं, 3rd नंबर करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज कितने का है। करेंट लायबिलिटी में भी 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 ट्रेड पेबल और बी नंबर में है क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेज। ट्रेड पेबल और क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेज, ठीक है। अब ट्रेड पेबल और इसके साथ क्या हुआ था उसको देखिए। ट्रेड पेबल के लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ था जो ट्रेड पेबल है ना उसको 1/3 हम लोग कम कर दिए थे। तो 1/3 होता है 1,10,000। तो अगर हम 1,10,000 रुपया कम कर दिए थे तो यहाँ नया जो बैलेंस शीट होगा उसमें ट्रेड पेबल कितना दिखेगा 2,20,000। तो जो अमाउंट चेंज हुआ है उसको चेंज करके लिखना है। फिर क्रेडिटर के बारे में कोई भी क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं था, तो क्रेडिटर जो था वही रहेगा। क्रेडिटर कितना था 20,000, तो अभी भी क्रेडिटर आपका 20,000 ही रहेगा। बस ये खत्म हो गया। इसका मतलब लायबिलिटी साइड वाला सारा आइटम खत्म हो गया। और नाउ कम टू द एसेट साइड। अब एसेट साइड आ जाइए। अब आइए एसेट साइड। तो एसेट साइड में क्या लिखेंगे, एसेट्स। एसेट में आप देख रहे हो नॉन करेंट एसेट नंबर 1 है नॉन करेंट एसेट। और नॉन करेंट एसेट के अंदर है आपका फिक्स्ड एसेट और एक, अच्छा फिक्स्ड एसेट के अंदर ही टेंजेबल और इंटेंजेबल। फिक्स्ड एसेट में ही है आपका नंबर 1 टेंजेबल एसेट और एक इंटेंजेबल। अब इसका डिटेल देखेंगे क्योंकि इसका नोट नंबर 4 और 5 दिया हुआ है, इसको भी आप लिख दीजिए। टेंजेबल एसेट के लिए 4 नोट नंबर 4 और इसके लिए 5। इसका मतलब ये वर्किंग नोट है, इसको हमको दिखाना पड़ेगा कि भाई
टेंजेबल एसेट में कितना और इंटेंजेबल में कितना। तो नोट नंबर 4 में आते हैं और देखते हैं कि कितना है। अच्छा, 4 नंबर नोट में क्या है, टेंजेबल एसेट, टेंजेबल एसेट्स। और टेंजेबल एसेट के अंदर क्या क्या था आप यहाँ पर देखिए। 4 नंबर में टेंजेबल एसेट में था बिल्डिंग और मशीनरी, बिल्डिंग एंड मशीनरी। तो इसमें क्या चेंज हुआ था आप उसको देखिए। बिल्डिंग था, बिल्डिंग में 2 लाख था। क्या बिल्डिंग के बारे में कोई भी एडजस्टमेंट है? नहीं, बिल्डिंग के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो बिल्डिंग वही रहेगा आपका 2 लाख रुपीज। बिल्डिंग जो था वही रहेगा 2 लाख रुपया। लेकिन मशीनरी में कुछ चेंज हुआ था। मशीनरी देखिए तो 1,30,000 है और मशीनरी के बारे में लिखा हुआ है रिड्यूस टू 70। मशीनरी का जो प्राइस है वो घटकर 70,000 रुपया हो जाएगा बोला था। तो मशीनरी 1,30 के बजाय यहाँ पर दिखेगा 70, मशीनरी दिखेगा 70,000 रुपये बस। तो टोटल हो गया आपका 2,70,000 रुपया टेंजेबल एसेट के अंदर। तो अब इसमें आ जाओ, टेंजेबल एसेट में लिख दो 2,70,000। उसी का डिटेल दिया हुआ है कि टेंजेबल में क्या क्या है, मशीन और एक बिल्डिंग। अब था इंटेंजेबल एसेट। तो इंटेंजेबल एसेट में क्या था आपका, पेटेंट। 5वें नंबर में आप नोट में बताएंगे इंटेंजेबल एसेट में क्या था, पेटेंट। इंटेंजेबल एसेट में था पेटेंट और आपने पेटेंट को क्या कर लिया, राइट ऑफ कर दिया। 100% राइट ऑफ हो गया, मतलब ये हो गया 0। पेटेंट में कोई भी अमाउंट यहाँ पर नहीं दिखेगा, मतलब इंटेंजेबल में कोई भी अमाउंट नहीं रहेगा। हो गया खत्म। अब और कोई भी चीज़ें नहीं बचा। तो ये एसेट में हो गया। अच्छा, उसके बाद आपका आता है करेंट एसेट। तो करेंट एसेट लिखेंगे 2 नंबर में। यहाँ पर 2 नंबर में आप लिखेगा, नॉन करेंट एसेट हो गया 1 नंबर में, 2 नंबर में करेंट एसेट। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे करते जाना है। अब आप देख पा रहे हो कि नोट टू द अकाउंट के ऊपर आप आइए। करेंट एसेट, करेंट एसेट के अंदर 2 चीज़ें हैं, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल है। इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल ए नंबर में है इन्वेंट्री और बी नंबर में है ट्रेड रिसीवेबल। तो जब अलग अलग दिया हुआ है तो यहीं पर लिख दो, इसके लिए नोट की जरूरत नहीं है, वर्किंग नोट की जरूरत पड़ेगी अगर आपको कंबाइंड करके लिखना हो तो इन्वेंट्री में क्या चेंज हुआ था, अब देखो। इन्वेंट्री बाय 10,000 रेड्यूस बाय 10,000। तो इन्वेंट्री ना 10,000 रुपये कम हो गया था। इन्वेंट्री देखिए पहले 80 था, 10 कम हो गया, तो इन्वेंट्री अब कितना दिखेगा, 70 दिखेगा। इसके लिए अलग से वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है। और ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर होता है। डेटर 55 का था, उसमें देखो क्वेश्चन में लिखा था कि उसमें प्रोविजन फॉर बैड डेट था 15,000 रुपया। इसका मतलब वो कितना हो जाएगा, 15,000 कम हो जाएगा तो 40,000। तो 55 था, उसमें से 15,000 प्रोविजन फॉर बैड डेट हुआ, मतलब आपका बैड डेट हो गया 15,000, तो 40,000 रुपये दिखेगा। बस खत्म हो गया। अब इसे आप टोटल कर दीजिए तो दोनों साइड बराबर आ जाएगा। बैलेंस शीट अगर आप टोटल करते हैं तो इसको टोटल करके देखिए कितना आ रहा है। ओके, इसको एक बार टोटल करके देखो कितना आ रहा है। 50,000 प्लस 90,000 प्लस 2,20,000 प्लस 20,000, ये आ रहा है टोटल 3,80,000। बैलेंस शीट की टोटल आ रही है 3,80,000 रुपीज़। और इधर अगर आप जोड़ते हैं एसेट साइड तो 2,70,000 प्लस 70,000 प्लस 40,000, ये भी आ रहे 3,80,000। अब देख पा रहे हो कि बैलेंस शीट में कुछ नहीं करना होता है। बैलेंस शीट में जो पुरानी बैलेंस शीट दी हुई है उसी को देखते के उतारना है और जो जो अमाउंट चेंज हुआ है उसको लिखना है। और रही बात प्रेजेंटेशन का, तो प्रेजेंटेशन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा पुराना वाला बैलेंस शीट में है। पुराना बैलेंस शीट में जो है उसी को आप उतार दीजिए, नया आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अमाउंट चेंज करना है, उसको ध्यान रखना है। तो ये बैलेंस शीट का टोटल हो गया 3,80,000, 3,80,000। तो आपने इस क्वेश्चन में सीखा कि क्वेश्चन नंबर 1 में कि जर्नल एंट्री कैसे होती है और बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसके आगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।